नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 30 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर्स की आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है। हाल ही में केंद्र सरकार की 3 योजनाओं ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसी अवसर पर 25 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया है और ये जो वेबिनार है वह 3 योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को चिन्हित करने के लिए आयोजित की गई है। जिन 3 योजनाओं की बात कर रहे हैं उनमें है सबसे पहली प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, दूसरी है स्मार्ट सिटीज़ मिशन और तीसरी है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना। इन योजनाओं की मुख्य उपलब्धियां हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेके चलते हैं अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात अमृत योजना। तो यह जो मिशन है इसके अंदर जो देश की अर्बन पॉपुलेशन है उसका 60% से अधिक जो हिस्सा है उसे कवर करती है योजना। और इसके तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना के तहत परियोजनाओं के लिए 77,640 करोड़ रुपए राज्य के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं जिनके लिए 1.39 करोड़ परिवारों को पानी उपलब्ध कराने के लिए 39,011 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा, सीवरेज और सेप्टेज प्रोजेक्ट्स के लिए 1.45 करोड़ परिवारों को सेवा प्रदान करने के लिए 32,546 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और जो 76 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स थी उनके स्थान पर ऊर्जा कुशल LED स्ट्रीट लाइट्स को प्रतिस्थापित किया गया है, जिससे कि प्रतिवर्ष 13 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। और ये जो कमी आई है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के अंदर, इतनी बड़ी मात्रा में जो कमी है, इसे हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण और जो इकोलॉजी है हमारी, उसके लिहाज से इसे काफ़ी पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम यानी OBPS को भी लागू किया गया है। अगली जो योजना है इसमें वह है स्मार्ट सिटीज़ मिशन यानी SCM। इसकी परियोजनाओं के लिए 1,66,000 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं, जिसमें से 1,25,000 करोड़ रुपए के कार्यों के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। और इस स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC विकसित किए गए हैं और पिछले 1 वर्ष के दौरान 36,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 अतिरिक्त परियोजनाएं भी पूरी की जा चुकी हैं। अब हम बात करते हैं इस स्मार्ट सिटीज़ मिशन की। तो इसके तहत जो स्मार्ट सिटीज़ के अंदर स्टार्टअप कल्चर है उसकी शुरुआत की गई है इन्वेस्ट इंडिया और अग्नि के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से। और इसी योजना के अंतर्गत द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी टुलिप को भी विकसित किया गया है। अगली योजना है इसी में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसे PMAYU भी कहा जाता है। इस योजना के 5 वर्षों के अंदर 1.12 करोड़ घरों की डिमांड आई है और जिसमें से अब तक लाभार्थियों को 35 लाख घर प्रदान किए जा चुके हैं और इस समय 65 लाख घर निर्माणाधीन है, अर्थात उनका निर्माण कार्य चल रहा है। इससे 3.65 करोड़ रोजगार सृजित होंगे, क्योंकि जो इनका निर्माण है इस निर्माण के दौरान जो रोजगार सृजित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 2022 तक इस योजना के तहत 1.12 करोड़ घर देने का लक्ष्य रखा है। अगला हमारा टॉपिक है संकल्प पर्व। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संकल्प पर्व नाम से एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है और इसके सभी कार्यालय, संलग्न संस्थान भी इस अभियान के अंदर भाग लेंगे। अब हम चर्चा करते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो जैसा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश ने एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के महत्व को अनुभव किया है, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देखा कि हाल ही में कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ
उस दौरान जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार जो मानवीय क्रियाएं थी उनमें काफ़ी कमी आई, जिनके अंदर हम कुछ बात कर सकते हैं। जैसे नदियों में औद्योगिक प्रदूषण है, इसके अलावा उद्योगों से होने वाला वायु प्रदूषण, और इसके अलावा हम बात करते हैं जो परिवहन जो संसाधन हैं उनकी वजह से होने वाली जो प्रदूषण है, और अन्य कई जो मानवीय क्रियाएं हैं जिनसे जो पारिस्थितिकी को जिनसे काफ़ी नुकसान हो रहा था और काफ़ी प्रदूषण हो रहा था। अब वो क्रियाएं, उन क्रियाओं के अंदर इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कमी आई, और इस कमी से जो जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो दिल्ली और मुंबई जैसे जो शहर है, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, इस तरह के महानगर जो कि विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों के अंदर गिने जाते थे, उनके प्रदूषण स्तर में काफ़ी कमी आई है। और हम बात करते हैं नदियों की, तो नदियों का जो पानी है वो काफ़ी साफ़ हो गया है। नमामि गंगे मिशन जिसके लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की राशि खर्च की गई, फिर भी वह गंगा नदी ठीक से साफ़ नहीं हो पाई थी। लेकिन इस लॉकडाउन की अवधि ने जो गंगा है उसे, और गंगा सहित जो देश की सभी नदियां, उन्हें बिल्कुल साफ़ किया है। तो इस तरह से काफ़ी पॉजिटिव बदलाव हमें देखने को मिले। अब हम बात करते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने उन 5 पेड़ों को प्राथमिकता दी है जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा रेखांकित किया गया है और जो देश की जड़ी बूटी संबंधी विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पेड़ों के बारे में हम बात करें तो ये पेड़ हैं बरगद, दूसरा है आंवला, तीसरा पीपल, चौथा अशोक और पांचवा बेल का पेड़। तो इन 5 पेड़ों को प्राथमिकता दी गई है। ये 5 पेड़ देश की जो हर्बल विरासत है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रालय ने सभी की भागीदारी के लिए कहा है और संगठन से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी पसंद का कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना है। और उसमें यह छूट दी गई है कि यदि ये जो ऊपर हमने जो वर्णित जो 5 पौधे हैं, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, अगर इनमें से कोई भी पौधा किसी के पास अवेलेबल नहीं हो तो ऐसी स्थिति में लोग किसी भी अन्य पौधे को इसमें लगा सकते हैं जो कि उपलब्ध हो और जो उन्हें पसंद हो। अगला टॉपिक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती स्मरणोत्सव मनाने के लिए आधिकारिक लोगो की लॉन्चिंग की है। और इस लोगो को आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। ये जो लोगो है इसकी लॉन्चिंग की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जो स्थापना है वह 3 मई 1971 को की गई थी। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। डीएसटी जो विभिन्न गतिविधियों के लिए काम करता है, जैसे कि व्याख्यान श्रृंखला, इसके अलावा प्रकाशन, वृत्तचित्रों को जारी करना, इसके अतिरिक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भारतीय सर्वेक्षण के विकिपीडिया पृष्ठ को अपडेट करना। इन सभी के साथ में 3 मई 2020 से 2 मई 2021 की जो 1 वर्ष की अवधि होगी उस दौरान स्वर्ण जयंती स्मरणोत्सव की वर्ष की समीक्षा की जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। अब हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लक्ष्यों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत सरकार के इस विभाग का जो लक्ष्य है वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना। यह भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों को व्यवस्थित करता है, साथ ही समन्वित करने और बढ़ावा देने वाला एक नोडल डिपार्टमेंट है। उल्लेखनीय है कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वह भारत के विभिन्न स्वीकृत वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए धन भी प्रदान करता है और यह विदेशों में होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने तथा प्रायोगिक कार्यों के लिए भारत में शोधकर्ताओं का समर्थन भी करता है। अगला टॉपिक है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2020। रोज़मर्रा के जीवन में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाती है और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करती है कि सांख्यिकी नीतियों को आकार देने में यह है जो किस प्रकार से सांख्यिकी की मदद करती है। इस वर्ष की इसकी थीम है वह है SDG 3
और SDG 5, जहां SDG 3 का मतलब है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, और जो SDG 5 है उसका अर्थ है लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। इस वर्ष वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा और सुरक्षा नियमों के मद्देनज़र राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 को वर्चुअल रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस आयोजन की अध्यक्षता भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के द्वारा की जाएगी। प्रोफेसर PC महालनोबिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे और उनके सामाजिक आर्थिक नियोजन और सरकारी क्षेत्र के अंदर सांख्यिकी के महत्व को लेकर जो योगदान रहा, उसी की याद में उनके जन्म दिवस को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2019 में सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संस्थानों के अंदर आधिकारिक सांख्यिकी विदों के असाधारण योगदान के सम्मान में प्रोफेसर PC महाबेलोनिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक नामक एक नए पुरस्कार की घोषणा की है और इस वर्ष आयोजित होने वाले समारोह के दौरान इस पुरस्कार के विजेता को सम्मानित भी किया जाएगा। यह समारोह जो है, इसके दौरान सतत विकास लक्ष्यों, राष्ट्रीय संकेतक संरचना यानी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट 2020 के संस्करण 2.1 पर रिपोर्ट का जो लेटेस्ट एडिशन है वह जारी किया जाएगा। इस रिपोर्ट के साथ साथ 29 जून 2020 को भारतीय सांख्यिकी सेवा संवर्ग प्रबंधन पोर्टल अर्थात इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का कैडर मैनेजमेंट पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। और इसके महत्व की बात करें तो इस समारोह से सामाजिक आर्थिक योजना निर्माण और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में आम लोगों को, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के अंदर जागरूकता बढ़ेगी। अगला टॉपिक है HAM रेडियो। HAM रेडियो, जिसे एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है, यह एक लोकप्रिय शौक और सेवा है जो लोगों और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार को एक मंच पर साथ लेकर के आता है। HAM रेडियो एक रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क है और यह पुलिस और नागरिक अधिकारियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वायरलेस संचार की तरह ही है और जो त्वरित रूप से कार्य करने वाली एक पारदर्शी प्रणाली है। इस HAM रेडियो के माध्यम से इंटरनेट या सेलफोन के बिना इससे संबंधित जो लोग हैं वह पूरे शहर में, और यहाँ तक कि हम बात करें तो अंतरिक्ष में भी बात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह सामाजिक, शैक्षणिक और लोगों के मनोरंजन से संबंधित है और ज़रूरत के समय लोगों के जीवन के लिए उपयोगी भी हो सकता है। इस रेडियो स्टेशन को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, जैसे कि घर पे, मैदानों में, क्लब्स में आदि किसी भी स्थान पर इसे स्थापित कर सकते हैं। और ये HAM रेडियो संयुक्त राज्य अमेरिका की ABC टेलीविज़न श्रृंखला द लास्ट मैन स्टैंडिंग में टिम एलन के द्वारा अभिनीत कहानियों का एक हिस्सा है। अगला टॉपिक है, गुजरात सरकार ने हाल ही में एट वन क्लिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने 26 जून 2020 को राज्य में 12,247 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, जिसे MSME भी कहा जाता है, और इनके साथ में जो बड़ी औद्योगिक इकाई हैं जिनमें वस्त्र उद्योग को भी शामिल किया गया है, इन सभी के लिए एक ऑनलाइन नगद सहायता पहल शुरू की है और जिस पहल का नाम एट वन क्लिक रखा गया है। यह पहल गुजरात के मुख्यमंत्री मिस्टर विजय रूपाणी के द्वारा लॉन्च की गई थी और इस पहल के बारे में हम बात करें तो यह एट वन क्लिक जो पहल है वह एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है जिसके लिए गुजरात सरकार ने MSMEs और बड़ी औद्योगिक इकाइयों, जिसके अंदर कपड़ा उद्योग को भी शामिल किया गया है, इन सभी के लिए 1369 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। अब हम बात करते हैं इस पहल के उद्देश्यों के बारे में। तो इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अर्थात MSMEs, इसके अलावा व्यापारियों
बड़े उद्योगों और व्यवसायों जैसे क्षेत्रों को प्रेरित करके राज्य की जीवंतता को बहाल करना चाहती है, क्योंकि ये वर्तमान में ये सभी जो क्षेत्र हैं वो कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। अब हम जानते हैं कि इस पहल की शुरुआत किस प्रकार से की गई है। तो इस पहल की शुरुआत करने के लिए 12,247 MSME जो हैं उनके बैंक खातों के अंदर सीधे 768 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं और इस पहल को शुरू किया गया है। इसके अलावा जो बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनके अंदर कपड़ा उद्योग को शामिल किया गया है, इन सभी को इस इनिशिएटिव के तहत 601 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस इनिशिएटिव के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सूचित किया है कि जो केंद्र सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसी के तहत राज्य में MSME और अन्य उद्योगों से 1.3 लाख ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं और जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार कुल 8,200 करोड़ रुपए की ऋण राशि मंजूर की गई है, जिस राशि में से 4,175 करोड़ रुपए पहले से ही वितरित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिवस समारोह को संबोधित किया। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानते हैं। तो मलंकरा मारथोमा सीरियन चर्च, जिसे मारथोमा चर्च भी कहा जाता है, वह केरल की प्राचीन और स्वदेशी चर्चों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि परंपरागत रूप से कि ईसा मसीह के एक शिष्य थे सेंट थॉमस, उन्होंने 52 ईस्वी के अंदर भारत में आकर इस चर्च की स्थापना की थी। यह मान्यता है इसकी। और वर्तमान में इस चर्च के जो प्रमुख हैं वे 21वें मलंकरा मेट्रोपॉलिटन डॉक्टर जोसेफ मार थोमा है, जिन्होंने पिछले 13 वर्षों से चर्च का नेतृत्व किया है। मार थोमा चर्च ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रवाद की भावना को बरकरार रखा है और यह चर्च विभिन्न सामाजिक कल्याण संस्थानों, निराश्रित गृहों, अस्पतालों, कॉलेजों, स्कूलों और तकनीकी संस्थानों का संचालन भी करता है। ध्यान देने की बात है कि यह जो चर्च है वह भूकंप, बाढ़, सुनामी इस तरह के संकट के दौरान विभिन्न राज्यों के अंदर राहत और पुनर्वास कार्यों के अंदर भी भाग लेती है। तो इसी के साथ में हमारी करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेवी ने युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित किस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को अपने नौसैनिक बेड़े में शामिल किया है? आप अपने जवाब को वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है मारीच। हाल ही में जो इंडियन नेवी है उसने अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित जो एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है मारीच, जिसका मारीच नाम है, उसे अपने नौसैनिक बेड़े के अंदर शामिल किया गया है। इस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का जो डिज़ाइन और इसका डेवलपमेंट DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की 2 प्रयोगशालाओं के अंदर किया गया था, जिसमें से पहली प्रयोगशाला है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी NSTL, जिसे नौसेना की विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला भी कहा जाता है। दूसरी प्रयोगशाला है नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी NPOL, जिसे नौसेना की भौतिकी और महासागरीय प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। इस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम की सफलता ने मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है और इस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का जो उत्पादन है वह पब्लिक सेक्टर के एक रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अब बारी है आपके लिए जो प्रश्न है उसकी। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, किस कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कमीशन करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में 2016 के समझौते ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए थे? आपको अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के देना है और साथ ही आप अपने इस क्लास वीडियो से को लेकर के कोई भी आपकी समस्या हो या आपके सुझाव या फीडबैक्स हों तो उन्हें भी आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।